बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुम्मतुल मुबारक है। सबसे पहले दुरूद शरीफ। हाँ जी, ये बताइए कि क्वेश्चन 2 अदद आपको और दिए थे। हाँ, डेबिट क्रेडिट इक्वल है। 2 अदद क्वेश्चन भी दिए थे आपको, उनके बारे में बताएं कि वो सवाल हो गए। फाइव और 3 था। हाँ जी, कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट? क्वेश्चन 3 ना हुआ। जी, मोहम्मद हमजा फरीद साहब ने पूछा है कि जब लेटेस्ट टॉपिक रिवाइज करूंगा तो नए इश्यूज आते हैं, कोई रिवीजन क्लासेस होंगी? रिवीजन क्लासेस तो नहीं होती हैं। आपको जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आप पूछ लीजिएगा। हाँ, मॉक होगा। मॉक में आप सब लोग रजिस्टर हो गए, ये बताएं। हाँ जी, मॉक में आप सब लोग रजिस्टर हुए कि नहीं हुए? मॉक में आप सब लोग लाजमी तौर पर रजिस्टर हो, ठीक है। बहुत अहम पेपर और बड़ी केयर के साथ बनाया जाता है। और फिर आप ये देखें कि जो पास में मॉक होते रहे, उनका और आई कैप का जो पेपर आता था, उनमें आपस में कोई रिलेशन, उनमें से कोई टॉपिक्स आते थे, नहीं आते थे। और अक्सर ये होता है जो मॉक में टॉपिक दिए जाते हैं, तकरीबन वही टॉपिक पेपर में आते हैं। सवाल तो नहीं हो सकते, लेकिन तकरीबन वही टॉपिक, जहाँ 80-90% वही टॉपिक आ जाएं तो छोटी सी बात नहीं है, ठीक है। फिर ये कि अपनी असेसमेंट हो जाती है। एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आपके साथ साथ टेस्ट हो रहे हैं, आपको सब टेस्ट में अपेयर होना चाहिए लाजमी। ये बच्चे स्कूलों में जाते हैं, उसके बाद जो है फिर अच्छा जी, तो स्कूलों में बच्चे जाते हैं, फिर वो शाम में अकेडमी जाते हैं, बल्कि कई स्कूलों में कम ही जाते हैं, अकेडमी जाते हैं शाम को। मशहूर मशहूर अकेडमीज हैं काफ़ी सारी। क्यों जाते हैं? स्कूल में टेस्ट कोई नहीं होता, अगर कभी हो जाए हफ्ते 10 दिन बाद तो वापस नहीं मिलता, ठीक है। वो टेस्ट भी इस तरह होता है, टीचर जो है वो फारिग नहीं है तो उसने कहा चलो टेस्ट हो जाए, ठीक है, वगैरह वगैरह। वजह क्या है शाम को जाने की? कि वहाँ पे रेगुलर टेस्ट होते हैं डेली बेसिस पे, और डेली टेस्ट हो रहा होता है, हर रोज़ कोई ना कोई पिछला टेस्ट वापस मिल रहा होता है कि ये था। बच्चे को अंदाज़ा होता है कि मैं कहाँ पे डेफिशिएंट रह गया, क्या मैंने गलतियाँ कर दी, कैसे मुझे करना चाहिए था, और फिर अल्टीमेटली बच्चे अच्छे मार्क्स भी स्कोर करते हैं। तो आपको एक फैसिलिटी मिल रही है उसी फीस में कि आप जो है रेगुलर टेस्ट देते जाएं। मॉक की तो खैर अलग फीस होगी ना, कि रेगुलर टेस्ट जो है वो देते जाएं, टेस्ट मार्क होके वापस भी मिल रहे हैं। आपको जो है वो इसको अवेल करना चाहिए। और तैयारी होती ही उस वक्त है जब टेस्ट होता है, उससे पहले तैयारी सही हो नहीं पाती, राइट। लो जनाब, और जिन स्कूलों में सख्ती होती है वहाँ बच्चे सुबह भी जाते हैं और फिर शाम को अकेडमी भी जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, IS1 का सवाल कितनी देर में होना चाहिए? अब हमने जो है वो काफ़ी सारे सवाल कर लिए। पहला सवाल किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 2 घंटे लग गए पहले सवाल पे, नो प्रॉब्लम। दूसरे सवाल पे 1.25 घंटे लग गए, ठीक है। तीसरे पे 1.5 घंटा, चौथे पे 1.25 घंटा, 5वां घंटे में हो जाना चाहिए था। फिर छठा
55 मिनट्स पे, फिर 7वां 50 मिनट्स में, 8वां फिर 45 मिनट्स में। इस तरह से आगे सवाल बढ़ाते जाएं। और जब आप 20वां सवाल कर रहे होंगे तो कितने मिनट में हो जाएगा? 5 मिनट में। जितने सवाल ज़्यादा करते जाएंगे उतनी स्पीड आपकी खुद ही बढ़ती जाएगी। तो अगर 20 सवाल कर लेंगे तो क्या 20वां 5 मिनट में हो जाएगा? कितने मिनट में होगा? आपका क्वेश्चन है ना फाइनल अकाउंट, इट डिपेंड्स क्वेश्चन के मार्क्स कितने। तो 40 मिनट्स 45 मिनट्स में मैनेज हो जाना चाहिए मैक्सिमम। सवाल बड़ा हो तब भी, सवाल 5 पेजेस का हो 6 पेजेस का हो तब भी। हाँ, लर्निंग कर्व, शाबाश, पढ़ा हुआ है। लर्निंग कर्व ये नहीं होता कि जो है वो लर्निंग इतनी होती जाएगी कि 31वां सवाल करेंगे तो 1 मिनट में हो जाएगा, 32वां करेंगे तो अद्धे मिनट च हो जाएगा, तो 33वां जो उनका मिलेगा ही सोल्यूशन, करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इस तरह नहीं होता। ठीक है, तो आपका जो है वो टाइम 40-45 मिनट्स में एक जो रीजनेबल सवाल है, बड़ा सवाल है, वो होना चाहिए इतने टाइम में। ठीक है ना, स्पीड होनी चाहिए। आपको मैंने स्ट्रैटेजी बताई कि ये चीज़ फलां जगह पे करनी है, ये फलां जगह पे सोचना नहीं है। पॉलिसीज हैं, 2 मिनट लगा के तो पॉलिसीज एक सफ़ा भर दें, 3 मिनट लगाएं, लंबा चौड़ा तो लिखना ही नहीं है, टाइम भी बचाना है। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस आपकी जितनी ज़्यादा हो जाएगी ना, उतना टाइम जो है वो आपका फाइनल अकाउंट में कम लगेगा। लेकिन शुरू शुरू में 5-7 सवाल जो है ना वो बड़े टाइम ले जाते हैं, फिर उसके बाद चीज़ें रिपीट होती हैं, बार बार वही चीज़ें आ रही होती हैं। हाँ जी, मोहसिन साहब ने कहा लर्निंग का तब अप्लाई होगा जब सवाल सेम हो बट हर क्वेश्चन डिफरेंट होता है। उसकी स्ट्रेटजी तो सेम होगी ना, उसके आइटम्स तो सेम होंगे ना, काफ़ी सारे। कैपिटल है तो कैपिटल में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर कैश अदर देन कैश बोनसेज यही होगा ना, अमाउंट्स कुछ भी हों। ठीक है, तो चीज़ें ज़्यादातर वही होंगी, 80-90% जो है ना सवाल तकरीबन वही होगा जो किया हुआ है। कुछ चीज़ें बीच में नहीं होंगी जो कभी देखी नहीं होंगी शायद, यहाँ थोड़ी सी हटके होंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि सवाल जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट एक सवाल आ जाए कि आप सवाल पढ़ें आपको पता ही ना चले क्या, ऐसा नहीं होता। तकरीबन वही चीज़ें होती हैं। अब ट्रायल बैलेंस है, मुझे बताएं, एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगी, एक्सपेंसेस इनकम होंगे, अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट होगा, और क्या चीज़ होगी, नाम उनके कुछ भी हो। आपने सवाल किया तो उसमें था बिल्डिंग, पेपर में सवाल आ गया उसमें लिखा हुआ है फर्नीचर, अब हम कहेंगे सवाल फर्क हो गया, ऐसे तो नहीं होता ना। ठीक है, आपने सवाल किया उसमें लिखा हुआ था इंश्योरेंस एक्सपेंस, पेपर में सवाल आ गया उसमें लिखा हुआ है सैलरीज एक्सपेंस, तो इस तरह नाम शाम चेंज हो जाते हैं, कोई आइटम कम ज़्यादा हो जाते हैं। लोन है, उसकी करंट मेच्योरिटी निकालना, उसकी जो है वो करंट पोर्शन, लॉन्ग टर्म पोर्शन निकालना, इंटरेस्ट निकालना, यानी आप ऐसे समझें कि क्वेश्चन सेम नहीं है लेकिन तरीका वारदात तो सेम है ना। बस, तो तरीका वारदात सेम हो गया तो तजर्बा हो गया ना कि वारदात कैसे करनी है, तो बस फिर मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो असल में क्वेश्चन करने का तरीका वारदात एक होता है, वो आपको आना चाहिए। वो तरीका आ गया तो फिर सवाल जो है कुछ भी हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 में फरमाया कि नहीं हुआ, तो बताएं क्वेश्चन 3 में क्या नहीं हुआ। क्वेश्चन 3 जो है ना उसमें पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें छोटी छोटी कर लेते हैं। बैड डेट्स पढ़ा हुआ है आपने, ये बैड डेट्स का सवाल है इंट्रो का जो आ गया यहाँ पे। कुछ बैड डेट्स का सवाल है और कुछ जो है वो डिस्क्लोजर का सवाल है। बैड डेट्स का क्या करना है, वो कह रहे हैं ये अमाउंट है टोटल आउटस्टैंडिंग, कितनी अमाउंट है जो कि ओवर ड्यू हो गई, पास्ट ड्यू के पैसे ड्यू हो गए नहीं मिले, 90 डेज हो गए ये पैसे नहीं मिले अभी तक, अंडर 90 डेज, ये भी अंडर 90 डेज हैं, पैसे नहीं मिले। ये एक पार्टी है, इसके पैसे हैं जिसको 91 डेज से लेके 180, 6 महीने तक, 3 महीने से ऊपर हो गए, 6 तक का टाइम हुआ। ये एक पार्टी है, इसको जो है वो 6 महीने से भी ऊपर टाइम हो गया, 6 महीने साल तक का टाइम हो गया। और ये एक पार्टी है जिसको साल से भी ऊपर टाइम हो गया। बाकी बैलेंसेस अभी उनकी पेमेंट डेट ही नहीं आई है।
उनकी अभी ड्यू डेट आई ही नहीं। करना क्या है, जो अंडर 90 डेज हैं उस पर 10% प्रोविजन करनी है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है परसेंटेज हम प्रोविजन की बढ़ा रहे हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो उम्मीदें जो है वो हमारी रिकवरी की कम होती जा रही हैं, और बैड डेट्स की, गंदे अंडे की जो है वो उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। जाहिर अंडे आप रख लें खरीद के, जितना टाइम ज़्यादा होता जाएगा उतना उसके गंदे अंडे का चांस बढ़ता जाएगा, ख़राब होता जाएगा पड़ा पड़ा। तो बस वही साहब यहाँ पे कि ये अंडे हैं, इनको टाइम ज़्यादा हो गया, साल हो गया, तो साल तक अंडा कितने सही रहना, और जो साल से ऊपर हो गया तो वो तो अंडा बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो उसको उन्होंने कहा 100% प्रोविजन कर दे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो इन बैलेंसेस पे ना ये प्रोविजन अप्लाई करनी। फिर हाँ, तो इसीलिए कहते हैं ना कि डेटर से रिकवरी जल्दी हो जाए तो अच्छा होता है, लेट होता जाएगा तो फिर उसके बैड होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। इसीलिए हम जल्दी रिकवरीज की कोशिश करते हैं, और उसके लिए फिर दाना भी डालते हैं। डिस्काउंट्स होते हैं ना, हम कहते हैं यार दे दो महीने में पैसे, 2% डिस्काउंट ले लो, 15 दिन में पैसे दे दो, 4% डिस्काउंट ले लो। ये इसीलिए दाना डालते हैं कि यार रिकवर हो जाए। अगर इनको जो है वो डिस्काउंट देकर जल्दी रिकवर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेट हो गए तो फिर भज जाएंगे। राइट जी। अच्छा जी, ठीक है। या अगर टाइम पे ना पैसे दिए तो ये किसी और घर में जाके अंडा दे आएंगे। मुर्गियां ऐसे करती हैं ना, दूसरों के घरों में अंडे दे आती हैं, फिर जाकर उन्हें दरवाजे खड़काते, ठक ठक खोलो दरवाजा, वो पाजी साढ़ा अंडा दे दो वापस। अच्छा जी। देखें, कुकड़ियां जो है वो आप भी आपको जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि वैसे आप हमसायों से नहीं मिलते तो बहाने बहाने से जाकर उनको मिल लें। अच्छा जी, हमजा साहब कहते हैं दुकान वाला तो डिस्काउंट नहीं देता, आप अपने जो दुकानदार है ना उससे अच्छे ताल्लुकात रखें, कुछ ना कुछ डिस्काउंट कर दिया करेगा। जब आप उससे बुलाएंगे नहीं, उससे बात ही नहीं करेंगे, उससे हंसेंगे ही नहीं, तो वो कौन मैं कौन है, चीज़ कितने दिए आप पैसे पचेती पड़ा, टाइम हो गई, तो फिर वो आपको डिस्काउंट कहाँ से देगा। आप उससे थोड़ा सा जो है वो तारुफ शारुफ करें, अपना तारुफ कराएं, उनको मैं स्टूडेंट है ना भाई, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो कर ही देगा। अच्छा जी, तो मल्ले के जो होते हैं ना दुकानदार वो भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर देते हैं, भावें जवानी दवानी करन। और कुछ नहीं तो उनसे अगर आप थोड़ी सी जो है वो बातचीत करेंगे, थोड़ा सा उनसे जो है प्यार मोहब्बत करेंगे, तो चूंगा तो जरूर दे देंगे ना, जो डिस्काउंट ना भी देता थे। ठीक है, ले जनाब। चूंगे का पता है ना, कोई चीज़ खरीदें तो उसके साथ जो है वो एक आधी टॉफ़ी मिल जाती है। बच्चे को आप साथ ले जाएं किसी छोटे को, तो आप जो है वो चीज़ें खरीदें तो दुकानदार जो है वो उसको एक जो है वो गोली टॉफ़ी दे देता है, उसे चुंगा आखते हैं। अच्छा जी, वापस चलते हैं अपने सवाल पे। चंगी पार्टीज आ गई। अच्छा जी, अब उसने बताया कि ये पार्टीज हैं बी, के और जी, ये सिक्योर्ड है बैंक गारंटी पे। अब ये पार्टी जो है बी, ये पार्टी, के ये वाली पार्टी, और जी ये वाली पार्टी, इन पार्टीज के अगेंस्ट किसी किस्म की प्रोविजन करने की जरूरत है? इनमें कोई बैड डेट्स के चांसेस हैं? बैंक गारंटी ली हुई है, सिक्योर्ड है, तो इधर तो पैसे लेट भी कर देंगे तो पैसे फिर भी आ जाएंगे, इसमें कोई जो है वो लेट होने कोई डूबने के चांसेस नहीं है, गारंटी है। नेक्स्ट, बी, डी एंड टी आर रिलेटेड पार्टीज। आपको बताया था डेटर्स में जो है वो हम मेंशन करते हैं एसोसिएटेड कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, उनको रिलेटेड पार्टीज कहते हैं। तो बी, डी एंड टी जो है वो रिलेटेड पार्टीज हैं, मेंशन कर देंगे रिलेटेड पार्टीज, उसके नीचे इन तीनों का बैलेंस लिख देंगे, इनकी प्रोविजन होगी तो वो भी इनके साथ ही लिखेंगे। डी हैज नेगोशिएटेड विद पीएल टू रीपे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। एनुअल इंस्टॉलमेंट है, 30 नवंबर 12 से शुरू हो रही हैं, 30 नवंबर 12 से शुरू हो रही हैं, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, और ये है पार्टी, इसका बैलेंस है 30 मिलियन का। पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई 30 नवंबर 12 पे, और 31 दिसंबर ईयर एंड है, पहली इंस्टॉलमेंट मिल गई कि नहीं मिली, सवाल है आपसे। हाँ जी, इसने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी कि नहीं की? इसने पहली इंस्टॉलमेंट पे
नहीं की जनाब, कहाँ मिल गई इंस्टॉलमेंट? ये लिखा हुआ है कि ये 90 डेज से कम टाइम हुआ है, ये अमाउंट ओवर ड्यू हो चुकी, ओवर ड्यू हो चुकी, पास्ट ड्यू, पास में ड्यू हो चुकी, तो ये पैसे नहीं मिले अभी तक। एक इंस्टॉलमेंट ये है 10 मिलियन की, और बाकी 10-10 मिलियन की दो इंस्टॉलमेंट्स और हैं। 10-10 मिलियन की दो इंस्टॉलमेंट्स और हैं। एक इंस्टॉलमेंट है 10 मिलियन की जो कि 30 नवंबर 13 को ड्यू हो जाएगी, और एक इंस्टॉलमेंट है जो 30 नवंबर 14 को ड्यू हो जाएगी। ये जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होनी है ये करंट मेच्योरिटी है, करंट मेच्योरिटी, करंट पोर्शन। और ये जो इंस्टॉलमेंट दूसरी लिखी मैंने, ये वाली, ये नॉन करंट में आ जाएगा, नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा। बात समझ आई? फिर इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। टोटल 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं जो 30 नवंबर 13 को ड्यू होनी है, इसे कहेंगे ड्यू इन नेक्स्ट ईयर, 10 मिलियन। और एक है जो ओवर ड्यू हो गई, जो कि अभी तक हमने नहीं पी की, 30 नवंबर 12 वाली, 10 मिलियन। ये दोनों मिला के करंट मेच्योरिटी बनेगा। जो हम लिखेंगे ना करंट पोर्शन, करंट मेच्योरिटी, उसमें ये दोनों आ जाएंगे। ओवर ड्यू भी, क्योंकि 10 तो फौरन देना है, वो तो ओवर ड्यू हुआ है, और मजीद 10 और भी देना है, तो अगले साल में हम 20 मिलियन पे कर रहे होंगे। और बाकी जो 2014 में होने, उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म। 10 बात समझ आ गई? तो ये एक पार्टी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई, तो इसका बैलेंस इस तरह से हम लिखेंगे डी का। ठीक है, ये डी की बात हो रही थी सारी, कि उससे हमारा एग्रीमेंट हो गया कि 3 सालों में पैसे देने हैं उसने, एक अभी देना है, एक अगले साल 2013 में, तो 2013 में हमारी करंट मेच्योरिटी में आएगा, पेएबल और रिसीवेबल और दोनों, और फिर जो उसके बाद 14 में आना है वो लॉन्ग टर्म। ये पॉइंट नंबर 3 समझ आ गया। अच्छा जी, उसके बाद 4 में कहा हुआ है कि ये परसेंटेजेस लगानी है, और कि बता भी दिया नो प्रोविजन इज मेड, वो ना भी कहता तो ये अंडरस्टूड है कि उनके अगेंस्ट प्रोविजन नहीं होनी। और उसके बाद क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन 1 जनवरी 2012 3750 3750211 है। क्लोजिंग कितना बनता है वो इस बेस पे कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके जो डिफरेंस होगा वो बैड डेट्स हो जाएंगे। लेकिन हमें तो क्लोजिंग चाहिए, बस हमने जो है वो क्या बनाना है, डेटर्स। जिसके सोल्यूशन पे जरा आ जाते हैं और उसमें देखते हैं। ये देखें, एक तो ये लॉन्ग टर्म रिसीवेबल और ये करंट पोर्शन उसका लिखा हुआ है। उसके बाद ये ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ये लिखे हुए, ये कैलकुलेशन कर दी, रिलेटेड पार्टी है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स में ठीक है रिलेटेड पार्टी, ये दो थी, आ गई अमाउंट्स। उसके बाद अनरिलेटेड पार्टी, इसको अनरिलेटेड पार्टी कह दें, यहाँ पे इसको सिंपल जो है अदर्स लिख दें। अदर्स ये नाम उसने बता दिए थे कौन सी रिलेटेड पार्टीज थी। एक तो थी ये वाली डी, और उसके अलावा जो है वो थी ए और जी थी, बी और टी, ये दोनों आ गई, और बाकी अदर्स में आ गया। ये अमाउंट लिख दी उनकी, बैलेंसेस का टोटल कर लें। उसमें जो है एक सिक्योर्ड अमाउंट है, वो चेक कर लें, नाम दिए हुए हैं। उसके बाद डाउटफुल है, अदर्स। अगर कोई रिलेटेड पार्टी की प्रोविजन होती तो वो यहाँ पे लिख देते प्रोविजन,
उसकी प्रोविजन कोई नहीं है, तो ये अदर्स की प्रोविजन है सारी, तो अदर्स में लिख दिया। ये ओपनिंग दिया हुआ है, ठीक है, ये क्लोजिंग है, तो ये ड्यूरिंग द ईयर जो प्रोविजन की ये वो आ गया, उसकी मूवमेंट भी आ गई प्रोविजन की। और ये सारा जो है ये ब्रेकअप बता दिया, अंडर 90 डेज, 91 से कितने डेज, ये वर्किंग है हमारी, ये डिस्क्लोजर नहीं है, ये वर्किंग है। और ये इसके जो है वो परसेंटेजेस लगा के ये हमने कैलकुलेशन कर दी, ठीक है, ये 100% लगाया और ये इस पे कैलकुलेशन कर दी, ये वर्किंग है हमारी। तो जो ड्यू नहीं हुए उस पर कोई प्रोविजन नहीं है, जो ड्यू हो चुके हुए हैं 90 डेज वाले 10%, जो 180 डेज तक के हैं 25%, जो 365 तक के हैं 50%, जो इससे ऊपर चले गए वो 100%। हाँ, उसमें से जो सिक्योर्ड है वो छोड़ दिए, उन पे प्रोविजन नहीं आई। बताइए जनाब, सवाल देख लें। हाँ जी, क्वेश्चन 3 में कोई पॉइंट हो तो बता दें। जिन्होंने फरमाया था कि प्रॉब्लम हुई, एक तो डेप्थ इसकी बैड डेट्स की कैलकुलेशन है, दूसरा उसका डिस्क्लोजर है। डिस्क्लोजर में बस रिलेटेड, अनरिलेटेड, रिलेटेड और अदर्स करें, अनरिलेटेड का वर्ड ना भी लिखें। हाँ जी, कोई पॉइंट? नोट्स वाला डॉक्यूमेंट दे दें, इजी होगा ज़्यादा हमारे लिए। वो जो नोट्स हैं ना, वो तो मैंने अगली दफ़ा जो क्लास आएगी उसके लिए करवाए हैं, आपके लिए तो करवाए ही नहीं थे। आपको तो मैंने वैसे करा दिया, लिख के सारा कुछ बता दिया, तो आपने उन नोट्स को क्या करना है? उनके इंतज़ार में आप बैठे हुए हैं? बताएं मुझे। अपना काम खुद किया करें, वो तो आने वाले बच्चों के लिए मैंने करवाया, मैंने कहा कर दें, तो आने वाले जो बच्चे होंगे उनको जो है फ़ायदा होगा, आपको सवाब मिलेगा, तो वो मजने साहब सवाब ले जाएंगे सारा, आप एम ही परेशान होते फिर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, सही हो गया। मैं उसको भी देखा नहीं है, तो इंशाल्लाह उसको देखता हूँ, कोशिश करता हूँ उसको एक आध दिन में देख के ना, तो फिर आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूँ। उमर साहब ने उसमें एंटर तो कर दिया है सारा कुछ, मैंने उसको देखा तो है एक नज़र, क्योंकि एक नज़र देखने की इजाज़त है, उससे ज़्यादा जो नहीं देखना चाहिए। तो अच्छा जी, ठीक है। उसमें जो है वो उमर साहब ने ये किया है कि उमर साहब ने मेंशन कर दिया, लॉन्ग टर्म लोन है ना, तो उन्होंने मेंशन कर दिया कि लॉन्ग टर्म लोन में क्या बताना है। लॉन्ग टर्म लोन में उमर साहब ऐसे करें, ग्रुप में शेयर कर दें, वो वैसे ठीक है जो आपने किया है, वो गलत नहीं है, ठीक है, आप ग्रुप में शेयर कर दें, दे दें बच्चों को डॉक्यूमेंट। तो उन्होंने बताया कि उसमें जो है वो बताना है लोन में कि लोन कहाँ से लिया, कब वापस करना है, ये तो थी रिक्वायरमेंट, ठीक है। लेकिन मेरा जो मैंने अभी वो दिया नहीं ना आपको, उसकी वजह ये थी कि मैं सोच रहा था कि उसको प्रॉपर उसका फॉर्मेट बना के कि उसमें वर्डिंग लिख दी जाए, लोन वाज टेकन फ्रॉम फलां बैंक, इट कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इतना, ठीक है। इन्होंने पॉइंट्स उसमें डाल दिए हैं बिल्कुल सही कि ये चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, लेकिन मेरा पर्पस था कि हाउ दीज विल बी रिटन इन द डिस्क्लोजर्स, कि उसमें कैसे लिखेंगे। तो उसमें वो वर्डिंग लिख के ना, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के
तो इस तरह मैं उसको करना चाह रहा था, उसके लिए फिर ज़ाहिर है टाइम लगना था, तो इस वजह से उसको मैं अभी ना फिर, वरना देख मैंने ज़रूर लिया एक दफ़ा। तो उमर साहब वैसे ही आप इनको दे दें, वो फिर मैं ज़ाहिर है उस पर मुझे टाइम लगेगा करने पे, कि वो फिर उसमें वर्डिंग जो है कि ठीक है, तो वो वर्डिंग में चाहता था उसके उसमें ऐड हो, जैसे इन्वेस्टमेंट थी तो इन्वेस्टमेंट का पूरा स्केच बनाओ कि इन्वेस्टमेंट हेडिंग हो, एसोसिएट सब्सिडी, उसके नीचे वैसे ही कोई अपने पास है हाइपोथेटिकल कि हाँ, वो देख तो मैंने उसको लिया है, उसको करने पे टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आप वो उमर साहब शेयर कर दें, ठीक है, पॉइंट्स तो आपको मिल जाएंगे ना कि ये चीज़ें लिखनी है, और माशाल्लाह आप इतने बड़े हो गए हैं, अब आप चूजे काके तो नहीं है ना कि आपको लिखना ना आए, तो आप लिख भी लेंगे, तो इसलिए वो आपका पर्पस सर्व कर देगा, ठीक है। मैं एक्चुअली इसलिए कह रहा हूँ कि अभी क्लासेस जो है ना वो उनका बर्डन चल रहा है, उनको ख़त्म करना है हमने, और संडे भी ऑन है, संडे को भी क्लासेस हैं, तो ये 1-1.5 वीक जो है ना ये फुल पैक चल रहा है, तो वो इसलिए जो है शायद वो टाइम नहीं, आपकी नहीं होगी क्लास, आपकी ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी रेगुलर एज इट इज़, अगर कोई ज़रूरत हुई तो उसके बाद हम एक का दिन लगा लेंगे, और ठीक है। आपने कौन सा जो है वो घरों को जाना है, आप तो पहले ही घरों में बैठे हैं। एक्चुअली जो बच्चे होते हैं ना यहाँ पे, उनका ये होता है, उन्होंने कई उसमें से जो है 50%, मोर देन 50% जो है ना वो बेचारे होते हैं जो कि बाहर से आए होते हैं, उन्होंने कमरे किराए पे लिए हुए हैं। वो आज भी कह रहे थे कि सर जी आप जो है वो 4-5 तारीख तक ना लेके जाएं, आप 1-2 तारीख तक ख़त्म कर दें, वरना हमें किराया पड़ जाएगा। 1-2 दिन ऊपर हो जाए तो खैर है, वरना नेक्स्ट मंथ का जो है वो रेंट देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो वो इसलिए मैंने कहा चलो उनको फिर संडे ऑन करके जो है वो जल्दी ख़त्म कर देते हैं। आपका नहीं मसला है कोई, आपको तो 1-2 दिन ऊपर भी लग देंगे, तो आप तो घरों में बैठे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि 3rd तक हमारा काम, आपका काम तमाम हो जाएगा, हमारा नहीं, आपका काम तमाम कर दिया जाएगा, ठीक है जी, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। कॉस की क्लास कब ख़त्म हो रही है? अच्छा, देखें गलत मतलब नहीं लेते बातों का, कह रहे हैं काम तमाम, उफ उफ, अल्लाह खैर करे, मतलब ये था कि आपका कोर्स, मैं प्रॉपर वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा 31 को हो रहा है, चलें कोई बात नहीं, देखते हैं, हमारा जो प्लान है ना वो 3rd अगस्त तक का बना हुआ है, नेक्स्ट सैटरडे तक। अच्छा जी, शुरू करते हैं अगला टॉपिक। नासिर साहब जो हैं वो 15 तक ले जाते हैं रेगुलर वाला, इस दफ़ा नासिर साहब जो है वो भी 2-3 तारीख तक कोर्स लाजमी ख़त्म करेंगे, क्योंकि उन्होंने हज पे जाना है, तो इस दफ़ा तो वो 15 तक नहीं लेके जा सकते। कैसा है, बता दी ना आपको पते की बात, ठीक है। तो अभी उनसे 2-3 दिन पहले ही मीटिंग हो रही थी, कुछ बातचीत चल रही थी, तो वो बता रहे थे कि माशाल्लाह अल्लाह के फजल से हज पे जा रहे हैं। नहीं, वो शवेद साहब ने वैसे जिक्र किया ना नासिर साहब का, वो उनके दोस्त पढ़ रहे होंगे, हो सकता है वो खुद भी वहाँ पे कोई क्लास पढ़ रहे हों वगैरह वगैरह, तो इसलिए इस दफ़ा तो वो जल्दी ख़त्म करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 8-9 तारीख के करीब तो हज होना है, 12 तारीख को अगर यहाँ पे जो है वो होती है ईद, तो वहाँ पे 11 तारीख को 10 होगा, और 10 तारीख को फिर इसका मतलब है हज हो रहा होगा 9, तो उससे 2-4 दिन पहले तो वहाँ लोगों को पहुँचना पड़ता है, तो इसका मतलब है मैक्सिमम 4-5 तक उनको ख़त्म करना पड़ जाएगा इस दफ़ा, ठीक है। चलें जी, खैर नासिर साहब अल्लाह के फजल से खैर से जाएं, फिर खैर से आएँ, अल्लाह कबूल फरमाए, ये तो एक बहुत बड़ी सादत होती है जिसको मिल जाए, और अल्लाह सबको ये सादत नसीब करे, सारे लोग जल्दी जल्दी जो है वो हज करने जाएं अल्लाह के फजल से, क्योंकि बूढ़े होकर जाएं तो फिर जो है वो बंदा बुढ़ा ही होता है, ये है कि जवानी की उम्र में बंदा जाए, फिर बंदा भाग दौड़ भी अच्छी कर लेता है, अमाल भी ज़्यादा कर लेता है, वरना बंदा बुढ़ा होके जाए तो फिर तो बंदा थक्का थक्का ही रहेगा वहाँ पे। चलें जी, टॉपिक है हमारा, हाँ जी, क्वेश्चन 3 फिर बता दें जिन्होंने फरमाया था, सही है, इजाज़त आगे चलें, टॉपिक अगला शुरू करें। IFRS 8 है, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स,
ठीक है, इसके बाद हमारे सिर्फ 2 टॉपिक रह जाएंगे। ये टॉपिक आज हमारा शुरू होगा, कल ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर हमारे जो है वो 2 टॉपिक रह जाएंगे, वो फिर हम देखते हैं उन पर कितना टाइम लगता है, लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। हाँ जी, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं सेगमेंट किसे कहते हैं। सेगमेंट क्या होता है जनाब? सेगमेंट पार्ट को कहते हैं, हिस्सा, ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा। असल में आईएफआरएस कहता है कि आप सबसे पहले ये देखें कि ऑर्गेनाइजेशन के सेगमेंट्स कितने हैं, आइडेंटिफाई करें कि ऑर्गेनाइजेशन के कितने हिस्से हैं। फिर उसके बाद आप आइडेंटिफाई करके जो है इन सेगमेंट्स के डिस्क्लोजर्स दें, बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन के इतने सेगमेंट थे, इतने हिस्से थे। सेगमेंट क्या होगा? जो हमें प्रॉफिट जनरेट करके देगा, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे और फिर हमें वो प्रॉफिट जनरेट करके देगा। हम उसकी इंडिपेंडेंटली परफॉर्मेंस मेजर करना चाहेंगे कि हमने इतना पैसा इस सेगमेंट पे लगा दिया तो इसने हमें क्या जनरेट करके दिया, और ये इंफॉर्मेशन जो हैं ये फिर यूजर्स को भी देनी है। ठीक है, अब सबसे पहली बात, सेगमेंट्स आइडेंटिफाई कैसे होते हैं। सेगमेंट आइडेंटिफाई करने का जो है वो तरीका क्या है, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड उसका क्या है। जिसका रेवेन्यू 10% या ज्यादा है ऑफ टोटल सेल्स रेवेन्यू, उसे कहते हैं सेगमेंट। यानी आपका कोई डिपार्टमेंट, आपकी कोई फैक्ट्री, आपकी कोई प्रोडक्ट, आपका कोई यूनिट वो सेल कर रहा है कितनी, टोटल सेल के 10% तक या उससे ज्यादा, 10% या उससे ज्यादा, तो उसे कहते हैं कि वो सेगमेंट है। अब सबसे पहली बात कि उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि उसकी आपके पास अलग से इंफॉर्मेशन हो। अगर आपने सॉरी, अगर आपका सिस्टम इस तरह का है कि आप उसकी फिगर्स को अलग कर ही नहीं सकते, तो फिर डिस्क्लोजर भी नहीं हो सकेंगे। तो सबसे पहले आपका सिस्टम आपको सपोर्ट करता हो कि आप हर एक की सेल अलग अलग रिकॉर्ड करते हो। अच्छा जी, आज का होमवर्क जो है ना, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने जो है IS 38 पढ़ना है। उसमें है वेबसाइट कॉस्ट, पेज 226 से 228 तक, इसको हम डिस्कस करेंगे, आप पढ़ के आइएगा। वेबसाइट कॉस्ट, वेबसाइट पता ना क्या होता है, वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक वेबसाइट वेब पेज बना लिया, डेवलप किया, तो क्या वो जो वेब पेज बनाया वो एक इंटेंजिबल एसेट है कि नहीं है? पहली बात, अगर वो है तो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट को शामिल करेंगे, कौन कौन सी कॉस्ट को शामिल नहीं करना, और है वेबसाइट कॉस्ट, वेबसाइट कॉस्ट जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट है। क्या सारी की सारी कॉस्ट या कुछ कॉस्ट ऐड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये इन 3 पेजेस पे लिखा हुआ है। ये पढ़ के आप खुद ही समझ भी सकते हैं, तो इसको जरा पढ़ के आइएगा। इसको फिर कल हम इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस कर लेंगे साथ ही। राइट बात, ले जी, सबसे पहले हम अपना काम कर रहे होंगे IFRS 8 वाला, जब वो खत्म होगा उसके बाद वेबसाइट कॉस्ट को फिर डिस्कस करेंगे एंड पे, लेकिन आपने इसको पढ़ जरूर लेना है अच्छी तरह से, फिर इसे हम देखेंगे। क्योंकि जो रेगुलर क्लास है उसमें शायद ये डिस्कस नहीं हो सका, शायद नहीं बल्कि पक्की बात नहीं डिस्कस हो सका, तो इसको अब हम डिस्कस जो है वो कर रहे हैं। हाँ जी, तो टोटल सेल्स रेवेन्यू जो है उसके 10% से ज्यादा अगर कोई प्रोडक्ट आपकी बिक रही है तो उसे कहेंगे कि वो एक सेगमेंट है। ठीक है, अब ये जो रेवेन्यू है ये कौन सा है? ये एक्सटर्नल इंटरनल दोनों है, एक्सटर्नल
प्लस इंटरनल। इंटरनल क्या होता है? एक्सटर्नल तो हो गया ना, बाहर जो कस्टमर थे उनको बेचा। इंटरनल सेल्स क्या होती हैं? हाँ जी, इंटरनल सेल्स क्या होती हैं? रिलेटेड पार्टी सेल नहीं, इंटरनल सेल होती है विद इन एंटिटी सेल कर देना, एंटिटी के अंदर ही बेच देना माल। वो किसको बेचते हैं? शेयर सोल्ड टू शेयर होल्डर। सेल की बात हो रही है, शेयर की बात नहीं हो रही। शेयर का नाम मत लें आप। एम्प्लॉइज को बेच देना नहीं। अच्छा, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर पढ़ा आपने? हाँ, सेल टू अदर डिपार्टमेंट्स, ये वो है इंटरनल, कि एक डिपार्टमेंट दूसरे को माल बेचता है। वो सेल नहीं होती एंटिटी के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट के लिए उसे सेल कहते हैं। डिपार्टमेंट के लिए उसे सेल आखते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स होते हैं, और फिर वो जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स होते हैं उनकी प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग का भी एक चैप्टर है शायद आपके सिलेबस में कि नहीं है। एग्जाम्पल, डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को कोई माल बेच दिया, बी ने सी को कोई माल बेच दिया, ठीक है, और उसकी वो ट्रांसफर प्राइस भी एक चार्ज की जाती है, ठीक है। हाँ, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग है। लेकिन आप एक बात ये याद रखें ना, कि वो डिपार्टमेंट जो है ना वो 10% सेल कर रहा है टोटल का, ठीक है। रियल एग्जांपल कह रहे हैं जी, इसकी दें। पैसे नहीं लेते, जो इंटरनल डिपार्टमेंट ट्रांसफर होते हैं उनके कोई पैसे नहीं होते। हम जो है फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर बना के बेच देते हैं, पॉलिश किए बगैर भी बेच देते हैं, पॉलिश करके भी बेच देते हैं, ठीक है। हम जो है वुड भी सेल कर देते हैं, वुड भी सेल करते हैं। अब एक डिपार्टमेंट है जिसने, फर्ज करें विन बोर्ड हम खुद बना रहे हैं, हमने विन बोर्ड बनाया, बना के मार्केट में भी बेचा, दूसरे डिपार्टमेंट को भी दे दिया फर्नीचर बनाने के लिए। तो जो हमने मार्केट में बेचा वो हमारी एक्सटर्नल सेल है, जो दूसरे डिपार्टमेंट को दे दिया वो इंटरनल सेल है। उस डिपार्टमेंट ने क्या किया, उसने उस विन बोर्ड को यूज किया, यूज करके फर्नीचर बना दिया, फर्नीचर बना के बेच दिया, कुछ ऐसे ही बेच दिया, और कुछ पॉलिश करने के लिए आगे जो है वो पॉलिशिंग डिपार्टमेंट को दे दिया, उसके पास चला गया। तो उसने एक्सटर्नल सेल भी कर दी, इंटरनल सेल भी कर दी। ये ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर पढ़ा नहीं कॉस्ट में किसी चैप्टर में? पढ़ा है ना? तो बस ये वही है, ठीक है। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, डिपार्टमेंट एक दूसरे को भी चीजें बेच देते हैं, राइट। फिर फर्नीचर हम बनाते हैं, बना के बेचते हैं। हमने क्या किया, हमने फर्नीचर बनाया, बना के अपने दफ्तर में रख लिया अपने यूज करने के लिए। अब एक्सटर्नल सेल तो नहीं ना की, इंटरनल सेल हो गई। उस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस में लिखेंगे, क्योंकि हमने उस डिपार्टमेंट को कहा कि हाँ भाई डिपार्टमेंट साहब कितना आपने प्रॉफिट कमाया। तो अगर आप उसका प्रॉफिट देखना चाहें तो उसने 2 लाख रुपए का फर्नीचर बना के दफ्तर में रख दिया, तो वो उसकी रेवेन्यू में नहीं आना चाहिए। अगर रेवेन्यू में नहीं डालेंगे तो उसका प्रॉफिट नहीं निकलेगा, ठीक है। मकसद ये होता है कि उनका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए। तो यहां पे हम सेगमेंट प्रॉफिट भी निकालेंगे। आगे चलते हैं। हम कैश की बात ही नहीं कर रहे। हमने माल बेचा किसी पार्टी को और उससे गुड्स ले ली, कैश तो नहीं मिला। फिर हमने किसी पार्टी से जो है, किसी पार्टी को माल बेचा, उससे कैश जो है वो नहीं लिया, उससे हमने गुड्स ले ली, तो बताएं कैश तो नहीं मिला। तो पैसे मिलना तो रेलेवेंट है ही नहीं कि पैसे मिले कि नहीं मिले। हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि सेल जनरेट की, हम एंट्रीज की बात भी नहीं कर रहे। आगे चलते हैं, तो फिर जब इसके डिस्क्लोजर की बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हमने कोई एंट्रीज की हम बात नहीं कर रहे कि एंट्रीज क्या हुई, हम तो सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि कंपनी का, जो कंपनी की सेल्स है वो तो ये है ही नहीं। एक बात और आपको बता दूं, जो कंपनी की सेल्स हैं, ओवरऑल सेल्स, वो क्या होती हैं,
वो सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स होती हैं, इंटरनल नहीं होती हैं। वो एक्सटर्नल सेल्स होती हैं, इंटरनल नहीं आती हैं उसमें। ठीक है, अब सही है बात। तो इसलिए आपको एंट्री के लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। जो एक्सटर्नल सेल थी बस उसकी एंट्री की हमने, वो ओवरऑल जो प्रॉफिट एंड लॉस उसमें आ रहा है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं हम जो है वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स नहीं पढ़ रहे। ठीक है, ये एक पूरा टॉपिक है, हम वो नहीं पढ़ रहे, इसलिए हम इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आपके इस सवाल का बस जवाब दे देता हूं कि जाहिर है जिस डिपार्टमेंट ने बेचा उसके लिए सेल है और जिसने खरीदा उसके लिए कॉस्ट है। लेकिन जब कंपनी को ओवरऑल देखेंगे तो ना वो सेल है ना वो कॉस्ट है। ठीक है, सही हो गया ना। चलें, तो बात सादा सी है कि आप जो है वो टोटल सेल रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखा है उसकी बात नहीं हो रही। आप देखें एक्सटर्नल प्लस इंटरनल टोटल क्या बनता है। अगर एक डिपार्टमेंट की सेल 10% कंट्रीब्यूट कर रही है तो बस वो एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है, या उसका प्रॉफिट जो है, उसका प्रॉफिट हाँ जी, उसका जो प्रॉफिट है वो 10% या ज्यादा है ऑफ हायर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एंटिटी और लॉस ऑफ एंटिटी। दोनों को इकट्ठा नहीं करना, प्रॉफिट लॉस दोनों को अलग अलग रखना है। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ एंटिटी की बजाय भी हम कर दें प्रॉफिट ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है, ये प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑफ सेगमेंट्स, ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ सेगमेंट्स या टोटल लॉस ऑफ सेगमेंट्स, दोनों में से एक चीज, हायर ऑफ प्रॉफिट या लॉस, दोनों नहीं आएंगे, एक चीज आएगी। कैसे, अभी उस पर भी बात करते हैं। तीसरा है कि उस सेगमेंट के एसेट्स 10% या ज्यादा है ऑफ ऑल एसेट्स ऑफ सेगमेंट्स। सेगमेंट्स के एसेट्स का टोटल करें और एक सेगमेंट जो है उसके एसेट्स 10% से ज्यादा है, कोई एक बात इन तीनों में से पूरी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वो एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है। वो एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है। इसमें IFRS 8 नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मैं अभी देखता हूँ, IFRS 8 भी ढूंढ लेते हैं किधर है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 14.17, इसका बी पार्ट। सेगमेंट्स हैं ABCDE। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑपरेटिंग सेगमेंट एक्सप्लेन वेदर इट इज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। रिपोर्टेबल का मतलब ये होगा, अच्छा अब मैं एक बात बता दूं, जो 10% या उससे ज्यादा है वो क्या होंगे। हाँ जी, जो 10% या उससे ज्यादा हैं वो क्या होंगे,
वो रिपोर्टेबल सेगमेंट होंगे। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स तो हैं ही हैं, वो रिपोर्टेबल होंगे। ठीक है, अभी जो बेसिकली मैंने आपको बात बताई वो ये था कि किन सेगमेंट्स को हम डिस्क्लोज करेंगे। ये जो भी पॉइंट बेसिकली डिस्कस किया वो क्या था कि किन सेगमेंट्स को हम डिस्क्लोज करेंगे, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स क्या होंगे, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स क्या होंगे, जो इनमें से किसी भी क्राइटेरिया पे पूरे उतर आए वो रिपोर्टेबल सेगमेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 14.17 करें जनाब। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखिए ये इंटरनल रेवेन्यू है, ये एक्सटर्नल रेवेन्यू है। अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बने तो उसमें ये फिगर जाएगी, ये टोटल किया हुआ है, ये टोटल फिगर उसमें नहीं जानी प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन ये टोटल फिगर हमने इसको बेस बना के देखना है इनमें से किस किस का रेवेन्यू 10% से ज्यादा बनता है। ठीक है, 10% या ज्यादा बनता है तो जो 10% बनता है वो सारे रिपोर्टेबल हो जाएंगे। पहले ये देख लें, फिर रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट देख लें, प्रॉफिट में अगर कोई 10% बनता है तो वो भी हो जाएगा। फिर एसेट में देख लें, कोई 10% बनता है तो वो भी हो जाएगा। लायबिलिटी को नहीं देखना, सिर्फ 3 चीजें कही आई है इसने, उसने कहा रेवेन्यू देख लें, प्रॉफिट देख लें, एसेट देख लें। लो जनाब ये सवाल करें, आसान सा सवाल है। हाँ जी, सबको देखें, आइडेंटिफाई करें कौन सा रिपोर्टेबल है कौन सा नहीं है। हाँ जी, किसी भी बेस पे बन जाए, रेवेन्यू की बेस पे बन जाए, प्रॉफिट की बेस पे बन जाए, एसेट की बेस पे बन जाए, तीनों इकट्ठे जरूरी नहीं है, किसी भी बेस पे बन जाए तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। क्वेश्चन नहीं मैं आपको दिखा सकता जी, मैं तो जो है वो ढूंढ रहा हूँ IFRS 8 कहीं से मिल जाए, तो इस वक्त वो सवाल मेरे पास है भी नहीं सामने, इसीलिए मैंने स्क्रीन बंद कर दी।
प्रॉफिट जो है वो 285 लेंगे, प्रॉफिट जो है वो 285 लेना है। हाँ जी, प्रॉफिट जो है वो देखें, दो चीज़ें अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, ये अलग कर देंगे 23, 22 और 63। प्रॉफिट कितना बनेगा, प्रॉफिट बन गया 285 सिर्फ प्रॉफिट का टोटल, और लॉस का टोटल करें तो वो बनता है 85। कौन सी चीज़ लेंगे दोनों में से जो हायर है, ये लेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब ये जो 22 है इसको भी 285 पे डिवाइड करके देखेंगे, ये जो 63 है इसको भी 285 पे डिवाइड करके देखेंगे कितने परसेंट बनता है। ठीक है, उसके बाद चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट है, उसको जो भी हाई फिगर है उसके साथ डिवाइड करके देखना है। क्लियर? तो प्रॉफिट या लॉस दोनों को अलग रखना है और फिर उनका टोटल करना है, उनमें से जो हायर होगा वो हमारी बेस होगी। फिर उसके बाद किसी भी डिपार्टमेंट में प्रॉफिट है या लॉस है, उसकी फिगर को 285 से कंपेयर करना है, चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो। हाँ जी, तो कौन कौन सा बन गया जी? ए बन गया, हाँ जी, ए किस बेस पे बन गया? रेवेन्यू की बेस पे, 128 से ज़्यादा जो भी होगा। फिर 82 ये नहीं बनता, C300 ये भी बन गया, D35 ये नहीं बनता, और ये भी बन गया। ठीक है, तो ए, सी और डी, ए, सी और ई ये तीनों बन गए। अब आ जाते हैं प्रॉफिट पे। जो बन गए हमें उनको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं, जो रह गए उनको देखें। तो 285 से कंपेयर करना है हमने, जो दो रह गए हैं बस उनको देखना है हमने। 22 ये भी नहीं बनता, और 10 ये भी नहीं बनता, इधर भी नहीं ये बने। आगे चलते हैं, 575, 44 नहीं बन रहा, ये बन गया 75, यस। ई का 99, 9.9 आ रहा है, कोई नहीं, वो तकरीबन बन ही गया ना 10%। ठीक है, राउंड ऑफ कर लें, इतने की खैर है, वो तकरीबन हो गया। अच्छा जी, ये बन गया 75 वाला, तो ये फिर नहीं बना। तो इसका मतलब ये हुआ इस पूरे सवाल में बी जड़ा है, बी जो है वो बच्चा है, उसको अलग कर दें, बाकी ठीक है सारे। ए भी बन गया, सी भी बन गया, डी भी बन गया, और ई भी बन गया। चेक करें जी, ठीक हुई बात। वापस चलते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे हम। वैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, सारे जितने भी सेगमेंट हैं इनमें से देखेंगे कौन कौन सा सेगमेंट जो है वो के रिपोर्टेबल बन रहा है। हमने देखा रेवेन्यू कितना है, इसका रेवेन्यू है 18%, ये वैसे एक एग्जांपल लेकर रहा हूँ। बी का रेवेन्यू जो है वो है 14%, सी का जो है वो 23% है, और डी का जो है वो 11% है। जरा इन चारों का टोटल करें कितना बन रहा है, इन चारों का टोटल कर दें, 23 + 11 + 14 + 18 कितना बन रहा है? 66 बन रहा है। अब इससे आगे चलें तो ये है 7%, ये है 2%, और इसका रेवेन्यू है 4%, और आगे मजीद भी हैं, सो ऑन। ठीक, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स जो हैं उनका टोटल जो है रेवेन्यू का टोटल जो है वो एटलीस्ट 75% होना चाहिए, एटलीस्ट 75%।
अब हमने आइडेंटिफाई किए सिर्फ 4 है रिपोर्टेबल सेगमेंट, लेकिन उनका टोटल बनता है 66। इसका मतलब है अभी रिपोर्टेबल सेगमेंट पूरे नहीं हुए, हमें मजीद रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाने हैं, चाहे वो क्राइटेरिया पे पूरे ना उतरते हो, उनके एसेट भी थोड़े हैं, उनका प्रॉफिट भी थोड़ा है, लेकिन हमें 75 पूरा करना है। आईएएस कहता है मिनिमम जो है ना 75% आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट का टोटल होना चाहिए। तो अब बताएं किसको कर लें ऐड, 7 को कर लें। अब ये डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा, लेकिन इस रिक्वायरमेंट की वजह से ये भी बन जाएगा। 66 + 7 अभी भी नहीं बना, 73। चलें उसके बाद फिर इसको भी शामिल कर लें, तो 73 + 4 तो 77 बन जाएगा, 75 से ऊपर हो गया। तो इसका मतलब है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ए बी सी डी ई और जी जो है वो बन जाएंगे 77, और बाकी जो है वो अदर्स सारे इकट्ठे कर देंगे, जिसमें एफ भी चला जाएगा और मजीद जो भी हैं तो वो बन जाएंगे 23%। बात समझ आ गई? तो मिनिमम, हाँ जी 75%, ये आप पॉइंट पढ़ें निकाल के। हाँ 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 3.3.2 पेज 255 पे, पेज 255 पे जो सेगमेंट आइडेंटिफाई हो जाए क्राइटेरिया की बेस पे, वो तो हो गए, वो ये 4 थे। ये खुद ही मैंने एक एग्जांपल बनाई, किताब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये 4 थे, इनका रेवेन्यू था 18, 14, 23, 11, वो बना 66। हमने कम से कम 75% सेगमेंट दिखाने, तो हम जो है ई वैसे डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, लेकिन इस रिक्वायरमेंट की वजह से हम कहेंगे ई भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है, जी को भी रिपोर्टेबल सेगमेंट बना देंगे, तो फिर ये इनका टोटल जो है वो 77 हो जाएगा। अब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ए बी सी डी जो क्राइटेरिया था उस पर पूरे उतर गए, और ई और जी जो है वो हमें मजबूरन ऐड करने पड़े ताकि 75% का टोटल आ जाए। हाँ जी 3.3.2 में लिखा हुआ है, जो मैंने पहले पढ़ाया आपको वो था 3.3.1 ए बी सी, उसके बाद है 3.3.2 इफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट्स लेस देन 75% ऑफ एंटिटीज रेवेन्यू, additional operating segments shall be identified as reportable segments even if they do not meet the criteria until at least 75% of the entity's revenue is included in reportable segments, right? तो ये 2 पॉइंट इकट्ठे करके मैंने आपको बता दिया। हाँ जी लिखा हुआ है ना कि वो मीट नहीं भी करते तब भी उनका सेगमेंट बनाएं, यही तो बताया। आपने 75% पूरा करना है, जिनको मर्जी ऐड कर लें, ऑर्गेनाइजेशन का जो दिल चाहे उसमें जमा कर ले, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो दिल चाहे वो उसमें जमा कर ले। इससे आगे एक बात और करते हैं, ये तो था क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। 2.1 2.1 क्या? An operating segment is a component of an entity, हाँ जी, A that engage in business activity from which it may earn revenues and incur expenses। कोई भी ऐसा पार्ट एंटिटी का, कोई भी ऐसा पार्ट जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो रेवेन्यू जनरेटिंग कर रहा है और प्लस एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है, उसे हम ऑपरेटिंग सेगमेंट कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस इनकरिंग,
ठीक है, खर्चा भी कर रहा है, रेवेन्यू भी कमा रहा है, अलग से जाहिर आइडेंटिफाई होगा। फिर बी पार्ट, हुज ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आर रेगुलरली रिव्यूड, उसके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स यानी उसके प्रॉफिट्स वो रिव्यू होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, रिव्यूड रेगुलरली। कौन देखता है? चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर जो है वो क्या करता है, वो उसके रिजल्ट्स को देखता है, उसके प्रॉफिट्स को देखता है और फिर डिसीजन करता है टू मेक डिसीजंस अबाउट रिसोर्सेज टू बी एलोकेटेड टू सेगमेंट एंड इट्स असेस इट्स परफॉर्मेंस। उसकी परफॉर्मेंस देखता है, उसने रिव्यू करना है किस लिए? टू असेस परफॉर्मेंस and to make रिसोर्स एलोकेशन। उसने देखना है कि इसको बजट कितना दिया जाए, इसको पे मजीद पैसा लगाया जाए कि ना लगाया जाए, राइट। और फिर तीसरी बात, उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो तो अंडरस्टूड है कि उसका जो है वो सारे रिजल्ट्स आपको पता हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसकी अमाउंट सारी जो है वो सेपरेटली पता हो। तो जहां पे एक डिपार्टमेंट रेवेन्यू अर्न कर रहा है, खर्चा कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस असेस की जा रही है डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए, तो उसे भी रिपोर्टेबल सेगमेंट कहेंगे, चाहे वो 10% क्राइटेरिया पे ना भी आए। ये 10% क्राइटेरिया इन एडिशन टू दिस बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन 10% क्राइटेरिया को देख ले या ये खुद से डिसाइड कर ले कि वो किसको सेगमेंट आखते हैं। आईएएस ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। और इसीलिए 3.3.1 में जब एबीसी का जिक्र किया, अब किस पे चले गए हम? 3.3.1 में एबीसी का जिक्र करने के बाद आगे उसने कहा, पढ़ दूं एबीसी के बाद 3.3.1, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स दैट डू नॉट मीट एनी ऑफ द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, जो 3 बताए, 10% सेल हो जाए या 10% प्रॉफिट का पार्ट हो जाए या 10% एसेट हो जाए, वो इस पे मीट नहीं करता, मे बी कंसिडर रिपोर्टेबल, वो फिर भी रिपोर्टेबल होगा, एंड सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इफ मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेगमेंट वुड बी यूजफुल टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो उसको जो है वो समझते हैं कि उसको डिस्क्लोज करना, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस क्या है? डिस्क्लोज करना है। तो वो समझते हैं कि ये डिस्क्लोज करना जो है ये रेलेवेंट है, यूजर्स को इसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, तो उसे भी वो रिपोर्टेबल सेगमेंट कह दें। इसका मतलब है पाबंदी कोई नहीं है, 10% वाला तो है ही है, उसके अलावा भी ऑर्गेनाइजेशन जिसे चाहे उसे रिपोर्टेबल सेगमेंट आंक दे। हो गई ना मजे की बात? अच्छा जी, CODM किताब नहीं होगी मोहसिन साहब आपके पास? चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, वर्ड लिखा हुआ है आईएएस ने, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। उसका डेजिग्नेशन कुछ भी हो, जो बंदा डिसीजन कर रहा है, जो परफॉर्मेंस देख रहा है, डिपार्टमेंट्स को एनालाइज कर रहा है, वो बंदा चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। लो जनाब, अब जो है वो आपने, हाँ जी आज जुम्मा है माशाल्लाह अल्लाह के फजल से, अब आपने क्या करना है, आपने सवाल करने हैं। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 14.16 का ए पार्ट करना है आपने, ए पार्ट, ठीक है, नोट करते जाइएगा। उसके बाद जो है 14.11 करना है आपने, 14.12 करना है आपने, और देखें इसमें कोई सवाल है सेगमेंट का?
कि बस यही थे 14 पॉइंट, बस यही है मेरा ख्याल है। चलें 14.11 है, 12 है और 14.16 का ए पार्ट है। इसके अलावा इसके डिस्क्लोजर्स रह गए, वो मैं कल कराऊंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपने करने, ये पैक की किताब में से करने। ठीक जनाब, लें जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।